प्रोसीडिंग। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत, मैं केजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले हमने कल जो किया था वो किया था हमने प्रैक्टिस सेट 1, आज प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें हम इतिहास के 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। जो टॉप इतिहास के 25 क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस महाकाव्य में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किस महाकाव्य में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऋतु संहारम, बी में है आपका वासवदत्ता और सी में दिया गया है कुमार संभवम, डी में है मचकटिकम। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जी, पहला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा कुमार संभवम। ठीक है, तो कुमार संभवम में आपका शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है और आर में दिया गया है कारण में इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं का विरोध करने से हुई थी। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं का विरोध करने के कारण हुई थी वैष्णव धर्म की। तो ये इसमें आपको बताना है। ए में दिया गया है आपका, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन सी में आपका दिया गया है कि ए सही है परंतु आर गलत है और आर यानी कि डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। और नंबर 2 पर आर पर दिया गया है, इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं के कारण हुई थी, ये भी सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या ये नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की 2 राजधानियां थी या नहीं थी? किस महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थी ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जी फटाफट इसके आंसर देखते हैं। आंसर ए में दिया गया है अवंती, बी में दिया गया है अंग, सी में दिया गया है कौशल और डी ऑप्शन में दिया गया है आपका पांचाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अंग होगा। अंग की केवल एक राजधानी थी जिसका नाम था चंपा। चंपा इसकी राजधानी थी, चंपा इसकी राजधानी थी। ठीक, तो सही आंसर होगा आपका अंग। ठीक है, जबकि बात करें अवंती की, तो अवंती की भी आपकी 2 राजधानी थी। अवंती की 2 राजधानी कौन कौन सी थी? तो अवंती की राजधानी की अगर बात करें, इसकी 2 राजधानी थी अवंती की एक थी उज्जैनी, एक उज्जैनी राजधानी थी और दूसरी राजधानी की बात करें तो माहिष्मती। माहिष्मती को कहा जाता था। तो 2 इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा अंग की अगर मैं बात करूं तो अंग की राजधानी चंपा थी और ये आपका जो है भागलपुर के क्षेत्र में था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कौशल की, तो कौशल की भी 2 राजधानी थी। कौशल की साकेत और एक साकेत थी, साकेत, और दूसरी थी इसकी आपकी कौन सी? श्रावस्ती। दूसरी श्रावस्ती इसकी 2 राजधानियां थी। ठीक है, अब बात करें पांचाल की, तो पांचाल की भी 2 राजधानियां थी। तो पांचाल की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? इसमें आपका एक तो आएगा अहिच्छत्र और दूसरी इसकी राजधानी थी आपकी काम्पिल्य। ये 2 इसकी राजधानियां थी। ठीक है, तो पांचाल की भी 2 राजधानी थी, अवंती की 2 राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती, ये एमपी के क्षेत्र में था। अंग की बात करें ये बिहार में था आपका, भागलपुर के आसपास, इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी केवल एक ही राजधानी थी। कौशल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में था, साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। पांचाल की बात करें अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी थी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि अंग इसका सही आंसर होगा। अंग की केवल एक ही राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, वत्स महाजनपद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें आपको देखना है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, नंबर 1 पर दिया गया है। नंबर 2 पर है बुद्ध काल में यहाँ कुरु वंश का शासन था। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जिसका जो पहला जो था आपका वत्स महाजनपद, तो इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। पहली बात ये जो ना उत्तर प्रदेश में था आपका, तो यूपी के क्षेत्र में था।
तो इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी, तो पहला आपका सही है। बुद्ध काल में यहाँ कुरु वंश का, कुरु नहीं यहाँ पर जो ना, यहाँ पर था पौरव वंश, एक वंश था आपका पौरव, पौरव वंश। तो पौरव वंश की, वंश के लोग जो ना इस काल में, बुद्ध काल में वत्स पर शासन करते थे। तो इसका आपका दूसरा रहेगा गलत और पहला सही। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा आपका सत्य है, तो केवल एक इसका सही आंसर आएगा, यानी कि केवल एक। तो ए इसका सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, तो सॉरी सबसे अधिक शक्तिशाली था, और कारण में दिया गया है इसने अन्य महाजनपदों को जीतकर साम्राज्य का निर्माण किया था। तो कौन सा इसमें आंसर आपका सही रहेगा वो आपको इसमें बताना है। तो फटाफट अपने आंसर कीजिए। इसमें आपका देखिए 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था, ये बात बिल्कुल सही है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था, तो आपका ए कथन सही है। दूसरा आर में इसने अन्य महाजनपदों को जीतकर साम्राज्य का निर्माण किया था, ये भी बात सही है, और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। ठीक है, तो इसका आएगा ए, आपका ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ए इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हर्यक वंश के संबंध में, इस वंश का शासनकाल 544 से लेकर 420 ईसा पूर्व तक था। दूसरा दिया गया है, इस वंश के शासक अजात शत्रु का राजवेद जीवक था। तो कौन सा इसमें आंसर आपका सही होगा, केवल एक, केवल दो, एक या दो, या एक न दो, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो फटाफट आपको जो है इसके आंसर करने हैं, तो करिए फटाफट इसके आंसर, कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी। तो देखिए इस वंश का, हर एक वंश की बात करते हैं, तो इस वंश का शासनकाल 544 बीसी से लेकर आपका 412 बीसी तक था, 420 नहीं 412 तक था। तो इसका आएगा सही 544 से लेकर 412 बीसी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। इसके अलावा इस वंश के शासक अजातशत्रु का राजवेद जीवक, जीवक इसके काल में नहीं था, इसके पिता के काल में था, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का राज्यवेद था ये, जो चंड प्रदोत का इलाज करने के लिए आपका गया था, कहां पर, अवंती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आपका ए भी इसमें गलत है, आपका पहला भी और दूसरा भी, तो दोनों गलत रहेंगे, तो न एक न दो, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अंत में शासन किया। तो सबसे अंत में किसने किया था, देखिए सबसे पहले अगर मैं इनमें बात करूं तो सबसे पहले किया था किसने, हर्यक वंश ने। दूसरे नंबर पर हर्यक वंश के बाद आया था आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग इसमें दिया नहीं गया है। शिशुनाग के बाद आया था नंद वंश, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा नंद वंश। नंद वंश के बाद आया कौन सा, तो मौर्य वंश आया नंबर 3 पर, और उसके बाद आया था आपका पुष्यभूति वंश, और उसके बाद आपका शुंग वंश, सॉरी शुंग वंश आया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये आएगा नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन आपका सही होगा, इसमें आंसर होगा आपका सी। तो शुंग काल ने सबसे अंत में शासन किया इसमें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 8 पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें असत्य कथन देखना है, तो असत्य कथन का इसमें आपको चुनाव करना है, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट, नंबर ए पर दिया गया है मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान से लगती थी। बी में दिया गया कुषाण वंश से मौर्य वंश के बाद शासन किया था, कुषाण वंश ने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। सी में दिया है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वर्षभ तथा कुलहीन कहा गया है, और डी में है एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। तो इसमें कौन सा आपका असत्य कथन है, यानी कि गलत आपको देखना है कि गलत कौन सा होगा इसमें। देखिए मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान तक लगती थी, ये सही है। इसके बाद कुषाण वंश ने मौर्य साम्राज्य के बाद शासन किया, ये भी बात सही है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वर्षल तथा कुलहीन कहा गया है, ये भी बात सही है। रह गया आपका डी, तो डी ही आंसर सही होगा। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस ना कहकर सैंड्रोकोटस कहा है, सॉरी सैंड्रोकोटस ना कहकर एंड्रोकोटस कहा है, एंड्रोकोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन दोनों ने एंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया है, तो सही आंसर होगा आपका इसमें डी। इनके गलत कथन ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया, और आर में दिया गया है इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो कौन सा कथन आपका सही होगा इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा आपका, अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जो है साथ के साथ आंसर इसमें करते रहें। ठीक, चलिए जी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, ये बात सही है।
इसके बाद बात करें, इसमें सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, ये भी बात सही है, दोनों सही है, लेकिन आपका आर जो है कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी। तो बी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है? रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख किस स्तंभ लेख में किया गया है? पहले स्तंभ लेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा या चौथा स्तंभ लेख? तो कौन से में इसका उल्लेख किया गया है ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट अपने आंसर दीजिएगा कि इसमें आपका जो ना कौन से शिलालेख में या कौन से स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है? रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथे स्तंभ लेख में। चौथे स्तंभ लेख में रज्जुक नामक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था मौर्य काल में? प्रांतपति, कुमार, तीर्थ या अधीक्षक? क्या कहा जाता था ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीर्थ। तो मौर्य काल में सर्वोच्च जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कहा जाता था तीर्थ, तो उसको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य काल में राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, ये इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है समाहर्ता, बी में है सन्निधाता, और सी में दिया गया है आपका प्रशास्ता, और डी में है आपका आठविक। तो उसको किस नाम से जाना जाता था ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, ये इसमें आपको बताना है क्या या किस नाम से उसको जाना जाता था। चलिए जिसका जो सही आंसर होगा आपका प्रशास्ता। तो प्रशास्ता को जो है आपका लिपिबद्ध करने का कार्य किया जाता था, या लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी उसको कहा जाता था। राजा के द्वारा जो बोला जाता था, राजा के द्वारा जो आज्ञा दी जाती थी उसको लिपिबद्ध करने का कार्य करता था आपका प्रशास्ता। तो सी आंसर इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 12 में सी आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है आपका, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ जो है आपके मौर्यकालीन अध्यक्ष दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ दिए गए हैं आपके उनके विभाग। तो कौन सा किस विभाग से संबंधित था ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, चलिए जी देखिए, आपका जो विविधता अध्यक्ष हुआ करता था, विविधता अध्यक्ष का कार्य था आपका चारागाह का। इसका जो कार्य था वो था आपका चारागाह का काम। तो चारागाह, ये चारागाह का प्रमुख हुआ करता था। पतना अध्यक्ष की बात करें तो बंदरगाह आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें बंदरगाह। तो इसमें बंदरगाह आ जाएगा जी आपका। ठीक, इसके बाद सूना अध्यक्ष आपका बूचड़खाने से संबंधित है। और लक्षणा अध्यक्ष की बात करें तो ये टकसाल का प्रमुख हुआ करता था। तो इसका आ जाएगा आपका यानी कि ए में आ जाएगा आपका कौन सा, दूसरा, 2 नंबर, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा पहला, इसके बाद तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, जिलों को आहार या विषय कहा जाता था, और नंबर 3 पर दिया गया है उत्तरापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो कौन सा इसमें कथन सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा है, या तीनों सही है, ये इसमें आपको बताने हैं। ठीक, देखिए बताइएगा अपने आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं बताऊं आपको, प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये सही है। इसके बाद जिलों को आहार या विषय कहा जाता था, तो ये भी सही रहेगा आपका। इसके अलावा उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी आपकी क्या, वो थी आपकी तक्षशिला। तक्षशिला इसकी राजधानी थी, तक्षशिला। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा रहेगा। तो पहला और दूसरा बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल में कृषि जीवन का मुख्य आधार थी, ये कथन है। कारण बताया गया, राज्यों को अपनी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपको ये इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी फटाफट बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर सही होगा। चलिए जी इसका जो सही आंसर होगा, देखिए मौर्यकाल में कृषि जीवन का मुख्य आधार था, ये बात सही है।
राज्यों को अपनी भूमि से जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था, ये भी बात सही है। लेकिन आपका आर जो है वो ए कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन देखना है हमको। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन सॉरी सतना जिले में स्थित है, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद ये तो आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसमें बताइएगा कौन सा आंसर इसमें गलत है और कौन सा इसमें सही है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, पहला और दूसरा सत्य है या दोनों ही गलत हैं, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में है, ठीक है। तो ये सांची जो स्तूप है आपका, ये कहां पर है, तो ये है आपका रायसेन में, ये रायसेन जिले में स्थित है। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, तो ये रायसेन में नहीं है, ये है आपका कहां पर, सतना में। तो ये सतना जिले में स्थित है, तो इसका ये भी आपका हो जाएगा गलत है। तो दोनों गलत हैं, यानी कि डी आंसर आपका सही रहेगा इसमें। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको इसमें बताना है। अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। दूसरा, अशोक के इतिहास की जानकारी में उसके लिए शिलालेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। कथन ए में केवल एक सही है, बी में केवल दो सही है, सत्य कथन देखना है इसमें हमको, ठीक है। और सी में दिया गया है पहला व दूसरा दोनों सही हैं, और डी में दिया गया है न तो एक और न ही दो, यानी कि दोनों ही गलत हैं। तो फटाफट इसके जो है आपको आंसर बताने हैं, बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। कौन सा इसका आंसर सही होगा, ये आपको इसमें बताना है। चलिए देखते हैं, अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अलावा खरोष्टी और अरमाइक लिपि में भी अशोक के अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पहला आपका गलत है, तो पहला गलत है, ना तो ये हो सकता और ना ही ये हो सकता, ठीक है। इसके बाद, अशोक के इतिहास की जानकारी उनके शिलालेखों से महत्वपूर्ण भूमिका सॉरी अशोक के इतिहास की जानकारी में उसके शिलालेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा कथन इसका सही होगा। तो आंसर होगा आपका बी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की जानकारी मिलती है। तो कौन से में जानकारी मिलती है, ये आपको बताना है। ए में है, सॉरी ए में दिया गया है 13वें में, बी में दिया गया है 8वें में, और सी में दिया गया है आपका 7वें पर, और डी में दिया गया है आपका 6ठे में। तो कौन से में है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में यवन राजाओं के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों की जानकारी मिलती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, तो इसका सही आंसर होगा 13वें शिलालेख में, 13वें अभिलेख या शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। एक मिनट में इसको कैमरे को देख लेता हूँ भाई, कैसे गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट में इसको कैमरे को देख लेता हूँ, सही ये आपको क्यों नहीं चमक रहा है, बार बार धुंधला कैसे या। चलिए जी, अब ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से अभिलेख अकाल के समय राजा द्वारा दिए जाने वाले राहत कार्यों का विवरण देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे शिलालेख, बार बार फोकस कहीं को हट रहा है भाई इसका। सारे ड्रामे आज ही, सारा इसमें जो है, एक मिनट
कैमरे को देख लूँ मैं भाई, बार बार इसमें दिक्कत हो रही है।